सर अभी जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा था कि इंडिया में एवरेज सैलरी 32,000 रुपीज है। ओके अभी कोई अगर ऐसा पर्सन है हमारे व्यूअर में से जिसने शायद यही रेंज में 15, 20, 25 हजार के आसपास उसकी सैलरी है, उसके सपने हैं कि मुझे घर खरीदना है, मुझे फ्यूचर में गाड़ी खरीदना है, तो उसको अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इन सारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए? देखिए, सबसे पहला उसको जो स्टेप लेना चाहिए वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए उसको ना लेजिटिमेट गोल्स बनाने चाहिए। वो बोले मेरी तनख्वाह 25,000 है पर मुझे जो है जी मर्सिडीज खरीदनी है 3 साल बाद, इट्स नॉट पॉसिबल। करेक्ट। फेयर असम्पशन करो। बोलो 5 साल में स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है, बात समझ आती है, ठीक है। मैं ये नहीं करा कि मतलब मैं किसी चीज को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका गोल अचीवेबल भी तो होना चाहिए। आप यार उल जलूल गोल्स बनाओगे तो या तो अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो आप अपने गोल सेट करो और गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो के हिसाब से निवेश करो। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है मेरी तरफ से। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने भी यही किया है, इसी के थ्रू वेल्थ बनाई है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके, एफएनओ ट्रेडिंग करके सबसे बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं बनती है, सिर्फ वो एक्टिविटी है। आप बिजी रहते हो। वो एक ऐड आई थी ना आलिया भट्ट की, मजा चाहिए या असर चाहिए। तो हमारे ना सारे इन्वेस्टर्स को मजा चाहिए, असर नहीं चाहिए किसी को। असर चाहिए वाले ना दूर हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट से, हमारे जैसे। दूर रहो यार, ये अपने आप होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति आज अगर यंग है, 25,000 की तनख्वाह से स्टार्ट कर रहा है, तो अपने गोल्स बनाओ और गोल्स बना बना के उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ और उसमें निवेश करते रहो। एक फोकस जिंदगी में रखो। अगर आप अपनी तनख्वाह साल की 10-20% से नहीं बढ़ा पाए तो आप वैसे भी जीने लायक ही नहीं बचोगे कुछ सालों बाद, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन भाग चुकी होगी कि आपकी बेसिक इनकम भी आप बेसिक इनकम से आप अपनी बेसिक कॉस्ट नहीं कवर कर पाओगे। तो अगर आज आप 25,000 कमा रहे हो, अगले साल आपका 30 होना चाहिए, उसके अगले साल 35 होना चाहिए, उसके अगले साल 45 होना चाहिए। ये आपको फोकस करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, नहीं तो आप बहुत बेकार जिंदगी में आ जाओगे। मेरे को आज भी याद है कि ये जो दूध आज 60-65 रुपए लीटर हो गया है, ये 5 साल पहले 32-34 रुपए लीटर था। अगर आप इसका कंपाउंडिंग निकालो तो 12-13% से इन्फ्लेशन कंपाउंड हुआ है। दूध, बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, जो हम दूध पीते हैं। अंडे जो है, जो लोग काफी लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाता चलो, बट अंडे जो है वो बड़ी हंसी आई थी मेरे को देख के कि 10 साल में जितने पैसे के आप 6 अंडे खरीद सकते थे, अब आप 2 ही अंडे खरीद सकते हो उतने पैसे के। तो कितनी इन्फ्लेशन हो गई, डबल से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। तो 9-10% तो इन्फ्लेशन है आपकी बेसिक गुड्स की। तो आपको अपनी तनख्वाह, अपनी इनकम, अपना व्यवसाय 10% से बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सिनेरियोज में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इनके गोल्स को किस तरीके से डिवाइड करें? गोल्स को डिवाइड करिए। गोल्स का मतलब होता है, हम कहते हैं इसको स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक गोल होना चाहिए आपका, ठीक है। कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेजरेबल, मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अचीवेबल, जैसे मैंने कहा 25,000 की तनख्वाह से 3 साल में मर्सिडीज तो आने से रहेगी। करेक्ट। 70 लाख की कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे। करेक्ट, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल के लिए, कि गाड़ी चाहिए क्यों आपको, पहले ये तो बता दो। करेक्ट। और टाइम ओरिएंटेड, मतलब आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरीके से आपको गोल्स बनाने पड़ते हैं। तो आपका जो भी गोल होता है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड। तो जो भी गोल बनाओ स्मार्ट बेस्ड। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जैनेटर था, जैनेटर पता है जो झाड़ू पोछा मारता है यूएस में। वो 14 साल की उम्र में झाड़ू पोछा मारने लग गया और उसका कुछ पैसा बच जाता था। पैसा उठा के S&P 500 पैसिव इंडेक्स फंड में डालता गया। जब वो 65 साल के आसपास हुआ, 60-65 साल, जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया, उसके पास $8 मिलियन था, क्योंकि वो 40-45 साल से निवेश कर रहा था। झाड़ू पोछा मारने वाला लगा रहा। अब यही हमारे यहाँ झाड़ू पोछा वाला मारने वाला क्या करेगा? 200 रुपए बचेगा, उससे जाके लॉटरी की टिकट खरीदेगा। फिर अगले महीने 200 रुपए बचेगा, फिर लॉटरी की टिकट खरीदेगा। फिर 200 रुपए बचेगा, फिर लॉटरी की टिकट लेगा। फिर थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी, 500 हो जाएगा, 500 से जाकर लॉटरी की टिकट लेगा। क्यों भाई? डालो S&P 500, हमारे यहाँ वो निफ्टी 50 में डालो ना 30 साल के लिए, 35 साल के लिए, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट तो ऊपर जा ही रही है। हम कहते हैं ना इंसान और मार्केट दोनों ऊपर जाएंगे। तो जब इंसान और मार्केट दोनों ऊपर ही जाने वाले हैं तो डालो मार्केट में पैसा जम के यार। ट्रू। मार्केट्स में टाइम आएंगे, मार्केट क्रैश करेगी, नीचे होगी, ऊपर जाएगी, सब कुछ होगा। करेक्ट। अगर ये मार्केट्स की बात चल रही है तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो लोग आजकल बोलते हैं ETF में इन्वेस्ट करो। ये ETF क्या होता है? ETF आप समझ लो कि म्यूचुअल फंड क्या लाइव ट्रेडिंग हो रही है। अच्छा। है तो म्यूचुअल फंड ही, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें। देखो, एक होता है स्टॉक, अब रिलायंस की ट्रेडिंग हो रही है तो सिर्फ रिलायंस की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। फिर एक होता है म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया पर उसको ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब वो सुबह 9 बजे का प्राइस अलग, 9:15 का प्राइस अलग, 9:30 का प्राइस अलग, ऐसे नहीं होता। वो दिन के अंत में एक प्राइस आता है उसमें, जैसे मैंने भी कहते हैं। और ETF जो होता है वो पूरे बास्केट का एवरेज जो प्राइस निकल के आता है वो ट्रेडेड होता है। मतलब जैसे जैसे समझो निफ्टी का ETF है, निफ्टी ऊपर गया, ETF भी ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, ETF भी नीचे गया। लोगों ने ETF में बेसिक छोटा सा दिमाग लगा के ना सालाना 20-20, 25-25% रिटर्न कमाया हुआ है। छोटा सा दिमाग लगा के, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं। तो करने को यार बहुत कुछ किया जा सकता है विरल भाई, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर ओवरनाइट कमाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक है, देखो, अगर आप लड़के हो और आप एक अमीर घर की लड़की को फंसा सकते हो तो आप ओवरनाइट अमीर बन जाओगे। आप एक लड़की हो और एक अमीर घर के लड़के को फंसा सकते हो तो आप ओवरनाइट अमीर बन जाओगे। उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई लेजिटिमेट तरीका नहीं है। फिर इलेजिटिमेट तरीके हैं कि बैंक लूट लो, डिजिटल फ्रॉड कर लो, वो इलेजिटिमेट तरीके हैं, वो गलत बात हो जाएगी, तो वो डायरेक्शन में लोगों को नहीं डालना। तो लेजिटिमेट तरीका एक ही है, फिर अपना चार्म यूज करो,
एटलीस्ट वो तो डेवलप कर लो। अमेजिंग अमेजिंग। सर आजकल बहुत ये न्यूज़ चल रही है, म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम। क्या ये सच में इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये मन में फियर क्रिएट किया जा रहा है। और अब हाँ, इस पे जो रील आई थी वो मैं जानता हूँ किसके पॉडकास्ट पे थी, मैं भी उन पे जा चुका हूँ। तो ये सब है ना, क्या होता है, आई थिंक सेंसेशनलाइज करके व्यूज और ये सब आता है, बट ऐसा गलत है। जो म्यूचुअल फंड्स है ना, दे हैव टू रिपोर्ट व्हाट दे ओन, उनके पास क्या है। अच्छा, वो आर्ग्यूमेंट क्या थी कि भाई देखो मिड कैप वाले स्टॉक्स तो 4-4 गुना हो गए और यहाँ पे ये सिर्फ 30% बढ़ा है साल का, ऐसा उन्होंने बोला जिन्होंने अक्यूज किया था। अरे भाई, एक स्टॉक की बात थोड़ी है, पोर्टफोलियो की बात हो रही है। तो पोर्टफोलियो बास्केट होता है। इस तरह से अगर आप निफ्टी का देखो, निफ्टी ने तो 14-15% का रिटर्न दिया है, जबकि उसमें कुछ स्टॉक्स है वो 6-6 गुना हो चुके हैं, क्योंकि वो एक बास्केट है। तो बास्केट का रिटर्न हमेशा कम होता है, पोर्टफोलियो का रिटर्न हमेशा कम होता है। और तुम क्या भगवान हो, तुम्हें पता होगा कि 4 साल बाद एक कोई स्टॉक 10 का 100 होने वाला है। तो ये सारी बातें फूलिश है। 23,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी आज, 4.25 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। 4.25 करोड़ यूनिक। मैं फोलियोस की बात नहीं कर रहा, फोलियोस तो पता ही नहीं कितने हैं, 12 करोड़ के आसपास। तो आप ये सब छोड़, मतलब ये सब अगेन मिथ है, बहुत बढ़िया है, लोगों ने वेल्थ उससे बनाई है। आप पैसा T+1 यानी कि आज बटन दबाओगे तो कल जितना पैसा चाहिए, अगर मेरा 1 करोड़ का फंड है, मुझे 1 लाख चाहिए तो कल मिल जाएगा। अगर मेरे पास घर है और 1 करोड़ का घर है और मुझे 1 लाख चाहिए, तो ना मैं बेडरूम बेच सकता हूं, ना मैं टॉयलेट बेच सकता हूं, ये सब मैं कर नहीं सकता, तो लोन लेना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए लिक्विडिटी बहुत मिलती है आपको म्यूचुअल फंड्स में, और सब बढ़िया है। मैं तो म्यूचुअल फंड्स कितने सारे बेचे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स होल्ड किए, मुझे लगा कि अब इनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही, मुझे पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है, तो मैंने किया हुआ है। करेक्ट। तो अगर वही गड़बड़ होती तो मेरे पैसे नहीं आते ना वापस, तो पैसे तो महीने जम के आ रहे हैं। ट्रू ट्रू। आज हम बहुत सारी, जब भी स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ जनरली, तो उनके पास एक स्टोरी होती है। जैसे मेरे पापा को अगर मैं कभी पूछता कि पापा आपने स्टॉक मार्केट, तो बोलते कि अरे यार वो टाइम पे ना रॉयल एनफील्ड कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया होता। मतलब लोगों की ऐसी स्टोरीज होती है कि उस टाइम पे अगर मैंने वहां पर पैसे नहीं डाल के वो कंपनी की बाइक खरीद ली होती, या सॉरी बाइक खरीदने की जगह पर वो कंपनी के शेयर खरीद लिए होते, तो आज मेरे पास उतने पैसे होते कि BMW खरीद लेगा। तो पॉइंट ये आता है कि कैसे फाइंड आउट करें कि आज कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आज से 15-20 साल के बाद अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड आए। देखिए अगेन इसमें ना एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको सब लोग भूल रहे हैं। हाइंडसाइट में ना हम सारे बिलियनर हैं। काश, ये काश जो शब्द है ना, काश मैंने ये कर लिया था, काश ये कर लिया था, काश ये कर लिया था, काश ये कर लिया था। तो हाइंडसाइट में हम सब बिलियनर हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक शेयर 10 रुपए में खरीदा ना और वो आज 100 हो गया, तो देयर इज अ 99.99% चांस कि वो 10 में खरीद के 12-15 में बाहर हो चुका है। क्योंकि जो एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, जो टिप पे निर्भर नहीं करता था, जिसने खुद की रिसर्च की थी, वही व्यक्ति लंबे समय के लिए एक शेयर में टिक सकता है, नहीं तो बाकी लोग नहीं टिक सकते। ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। काश मैंने विप्रो इतने में लिया होता, आज इतने का हो गया होता, ये सारी काश वाली बातें हाइपोथेटिकल है। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि भाई ये ढूंढे कैसे, तो ये ढूंढना इतना आसान है नहीं। और ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आज मैंने कोई कंपनी पकड़ी तो वो 2 साल बाद बर्बाद नहीं हो सकती, बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर एक कंपनी चलेगी, तो हर साल आपको उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। क्या पिछले साल से अच्छे रिजल्ट्स दिए, क्या कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि पिट गया, मार्केट में कुछ नई चीज आ गई है, मार्केट वो कंपनी पिवट कर पाई है कि नहीं कर पाई है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रही है कि नहीं दे रही है, ये सब चीजें कौन चेक करेगा? आपको आता है चेक करना? अगर आता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी स्किल्स आपको या तो डेवलप करके सीख करो, अगर डेवलप नहीं कर सकते तो टिप तो कतई मत सुनो किसी की भी, ठीक है। और तीसरी चीज अगेन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, एक फंड मैनेजर को पैसा दो जिसका ये रोज का काम है। वो रोज, अच्छा देखिए, आप और मैं रिलायंस के कितने शेयर खरीद लेंगे? 1000। क्या 1000 शेयर खरीदने के बाद हम मुकेश अंबानी जी को फोन कर सकते हैं? फंड मैनेजर करेगा 10,000 करोड़ के, तो वो फोन करेगा, बोलेगा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे आपकी कंपनी में 10,000 करोड़ का निवेश करना है। तो मुकेश अंबानी मिलेगा, मनोज मोदी मिलेगा, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे वो लोग। तो हमारी क्षमता नहीं है भाई। पूरी दुनिया में निवेश जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही होता है। पूरा अमेरिका म्यूचुअल फंड्स पे चलता है। वैनगार्ड जैसी कंपनी, ब्लैकरॉक जैसी कंपनी, ब्लैकरॉक $12 ट्रिलियन का फंड मैनेज करती है, वैनगार्ड करीबन $4 ट्रिलियन का फंड मैनेज करती है। ये लोग कैसे, जनता के तो पैसा है सारा, तो मैनेज करते हैं, उसको डालते हैं सही जगह पे डालते हैं। तो ये आपको हमेशा फोकस करना है कि आपका काम जो नहीं है आप मत करो। ये सेक्टर ढूंढना बिल्कुल ढूंढ सकते हो, पर पहले नॉलेज ले आओ, फिर उस सेक्टर में एक राइट कंपनी। मैं कहता हूं अगर आपको एक सेक्टर अच्छा लगा, आप कहते हो संजय जी मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिव और ये जो ग्रीन एनर्जी वाले हैं बहुत मजेदार, तो उसका जो सेक्टर है, उसका जो इंडेक्स है वो खरीद लो। उसके अंदर महिंद्रा भी मिल जाएगी आपको, मारुति भी मिल जाएगी, जो भी कंपनी उस इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम पे, वो सारी आपको मिल जाएंगी उसमें। आप क्यों पिकिंग पे जा रहे हो, स्टॉक पिकिंग पे जा रहे हो? ठीक है, तो बड़ी सिंपल है, आपको जो सेक्टर पसंद है उस सेक्टर का ETF ले लो। सारे सेक्टर का ETF है, हेल्थ केयर का ETF है, फार्मा का ETF है, ऑटोमोटिव का ETF है, रियलिटी का ETF है, निफ्टी का ETF है, IT का ETF है, हर चीज का ETF है। तो आपको लगता है यार अगले 10 साल में IT और अच्छा जाएगा, तो IT का ETF लेके बैठ जाओ। उसमें TCS भी है, इन्फी भी है, माइंडट्री भी है, सारी कंपनीज हैं जो आज रिप्रेजेंट करती है। क्यों एक पर्टिकुलर सेक्टर? देखिए एक स्टॉक ना जीरो हो सकता है, मेरे साथ हुआ है ना, गीतांजलि जेम जीरो, DHFL जीरो, सिंटेक्स जीरो, BCG जीरो, हो गए सारे जीरो, पर इंडेक्स जीरो नहीं होता।
इंडेक्स कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, आपका सुपड़ा साफ नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। अगर हम इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करते हैं ना, तो एक टॉपिक हमेशा आता है कि हर्षद मेहता, लोग कहते हैं कि हर्षद मेहता बहुत सारे हैं लेकिन पकड़ा गया बेचारा एक ही। तो क्या आज की तारीख में भी हर्षद मेहता के जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है? बिल्कुल रोज होती है। अभी देखिए पीछे क्या हुआ, वो जी न्यूज के सारे एंकर्स को पकड़ के सूता सेबी ने, सिमी भौमिक और वो दो चीन और लोग थे, सबको पकड़ा, 7.5 करोड़ रुपए का फटका डाला। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जी पे आ रहे हैं, तो वो जो स्टॉक का नाम लेने वाले होते हैं उसको अपने परिवार को पहले खरीदवा देते हैं। जैसे वो स्टॉक का नाम लेते हैं तो वो परिवार बेच देता है। अब उनको क्या लगा था, वो ग्रैंड डैडी है वहां पे सेबी, वो ये सारा चीज मॉनिटर करता है। इसको कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन मॉडल्स। वो पैटर्न रिकग्निशन करता है कि कौन सा वो डीमैट अकाउंट था जिसने 1-2 दिन पहले खरीदा है, कौन सा वो डीमैट अकाउंट है जिसने ये न्यूज आते ही बेच दिया। तो वो रिकग्नाइज करते हैं उस पैटर्न्स को, इसका इस बंदे के साथ क्या रिश्ता है, वो कर लेते हैं। कहीं ना कहीं से रिश्ता निकल जाता है। भाई अब आप ये सब छुपा नहीं सकते, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। तो स्कैम होंगे, आगे भी होंगे। वॉरेन बुफे ने कहा है कि एआई स्कैमिंग इज द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। एआई स्कैमिंग, एआई नहीं, एआई स्कैमिंग, यानी इतनी स्कैमिंग होगी एआई के माध्यम से। विरल भाई का फोन से मुझे फोन आएगा, किसी और का फोन होगा, आवाज विरल भाई की होगी, मुझसे पैसे मांग रहे होंगे और मैं दे दूंगा। ये स्कैम है और वो एआई के माध्यम से होगा। तो स्कैम्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, और स्कैम्स होते रहेंगे। अभी पीछे क्वांट म्यूचुअल फंड का भी कुछ एक छोटा सा स्कैम निकला, फ्रंट रनिंग कहते हैं जिसे, लोगों को फ्रंट रनिंग का पता भी नहीं है। अब हुआ क्या, क्वांट जैसा म्यूचुअल फंड उसने जबरदस्त रिटर्न्स दिए पिछले 5 साल में, तो लोगों ने क्या किया, अपने सारे पैसे क्वांट में डाल दिए। अब ऐसा भी मत करो भाई, सिर्फ बिकॉज वो सारे अच्छे रिटर्न्स दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सारा कैपिटल उठा के क्वांट में डाल दो। डाइवर्सिफाई करो, क्वांट में डालो, आईसीआईसी में डालो, एचडीएफसी में डालो, आदित्य बिरला में डालो, डीएसपी में डालो, एसबीआई में डालो, सबके म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा डाल दो। 3-4 तो डालो, 3-4 म्यूचुअल फंड के हाउसेस तो पकड़ लो। नहीं जी, क्वांट ने सबसे अच्छा दिया, सारा पैसा क्वांट में पटक देते हैं। क्यों भाई, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? तो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, यू हैव टू बी कॉग्निजेंट कि स्कैम या रिस्क को डाइवर्सिफाई करके बचाया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट की जा सकती है, रिस्क खत्म नहीं किया जा सकता, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आप सीट बेल्ट पहनते हो, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट। सीट बेल्ट पहनना इज रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप सीट बेल्ट पहनते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट है। तो आपकी सीट बेल्ट क्या है, आपने अपनी सीट बेल्ट क्या रखी है, वो तो बता दो, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। इंडिया में आजकल कल्चर ऐसा हो गया ना कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ रहा है। मतलब ये जैसे अभी सीट बेल्ट की बात हो रही है, तो लोग अभी मतलब लोग सीट बेल्ट इसके लिए पहनते हैं, हेलमेट इसके लिए पहनते हैं कि वो करेक्ट। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सर बताई रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एक सवाल मेरा ये था कि सर अगर आज 2024 के अंदर अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा सेक्टर, टॉप 5 सेक्टर अगर आप बता सको जिसको 2024 में इन्वेस्ट कर सके? देखिए, एक है मैं आपको बता देता हूं, पर मैं एक है आइडेंटिफाई करना सिखा देता हूं। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा स्पेंडर कौन है, हमारे देश में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? मिडिल क्लास, गवर्नमेंट। ओके। गवर्नमेंट साल का 48 लाख करोड़ का खर्चा करती है। अब जहां गवर्नमेंट की नीतियां इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां सबसे ज्यादा खर्चा करती है। तो वो सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 11,11,111 करोड़ रुपए का उसने निवेश किया, ठीक है, इस साल का निवेश का टारगेट बनाया। तो अब ये 11,11,111 करोड़ किसके पास आएगा? प्राइवेट कंपनीज के पास आएगा। कोई रोड बनाएगा, कोई रेल बनाएगा, कोई डब्बे बनाएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, डालेगा उसमें, कोई सीमेंट का प्लांट डालेगा। तो यानी इंफ्रा रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, रेलवे रिलेटेड जितने सेक्टर्स, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेकंड आ गया डिफेंस। डिफेंस पे बहुत फोकस आ गया, 6.5 लाख करोड़ का बजट डिफेंस को दिया गया अलग से। तो 6.5 लाख करोड़ का बजट जो दिया गया और उनको ये मैंडेट दिया गया कि बाहर से सामान नहीं मंगाना, इंडिजनाइज करो, जो प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हो उसको भारत में बनाओ, भारत में थोड़ी को गधे भरे हैं। या तो सारे स्टार्टअप्स हैं, यंग लोग हैं, एंटरप्राइजिंग लोग हैं, एसएमईज हैं, उनको मौका दो। वहां बारूद बनता है यहाँ भी बन जाएगा, वहां बंदूक बनती है यहाँ भी बन जाएगी। तो कैलिबर बढ़ाओ, तो उस पर फोकस हो रहा है। तो देश की जो कंपनीज या तो बाहर की कंपनी के साथ टाई अप कर रही हैं या खुद से कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, उनमें ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। बड़ी कंपनीज है भारत की, बीईएल जैसी है, ये लोग में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि बीईए को रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है डिफेंस आइटम्स पे। तीसरी चीज है, गांव कूचे में इंटरनेट पहुंच गया है और सामान पहुंच गया है, तो सामान वाली जितनी इंडस्ट्रीज है वो अच्छा करेंगी। जब से बजट आया तब से स्टॉक इसने एचयूएल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले 2 महीने में करीबन 8-9% ऊपर चला गया। इतना बड़ा स्टॉक 4% महीने का मूव कर रहा है, वेरी गुड। तो रूरल कंजम्पशन पे आगे ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि रूरल के लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे अब। तो आई थिंक काफी चीजें हैं, ये सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी पे हाई फोकस है गवर्नमेंट का, सोलार, ईवी, हाइड्रोजन, क्या कहते हैं, आप देखिए सुजलॉन का शेयर जैसे उसने ब्रेक ठीक किया अपने आपको, 7 रुपए से 80 रुपए हो गया 1.5-2 साल के अंदर। तो क्यों हुआ? क्योंकि विंड एनर्जी के लिए बहुत फोकस है गवर्नमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत फोकस है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आप व्यवसाय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन्वेस्ट करो, आप कंपनी बना सकते हो, किसी के सब कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो, नौकरी कर सकते हो इन इंडस्ट्री में। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो करेंगे तो एज ए नौकरी भी आपकी ग्रो करेगी वहां पे। तो ये सारी चीजें जो की जा सकती है। करेक्ट। ये सारी चीज़ों में तो अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें फिनटेक,
मैं पर्टिकुलरली पेटीएम की बात करूंगा। पेटीएम जैसी कंपनी को आज इंडिया में ग्रो करने में इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है फिर? देखिए, इंडिया उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ना सरकार ही बन गई है, आप समझिए। और मैं मानता हूं कि कोई भी कंपनी जिसमें बहुत हाई रेगुलेशन का इंटरवेंशन होना, जैसे जीरोधा लिस्ट क्यों नहीं कराता? अगर आप जीरोधा के फाउंडर्स को सुनो, बोलते हमारा सारा गेम ही रेगुलेशन बेस्ड है। किसी दिन सेबी ने आके हमारे को कुछ बोल दिया कि यार ये नहीं कर सकता, हमारा तो बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकार आपके कंपेटिटर है एक तरीके से, अब यूपीआई का कंपेटिटर, ये पेटीएम का कंपेटिटर कौन है? भीम यूपीआई। तो सरकार ही आपका कंपटीशन बन के बैठी, आप कैसे ग्रो करोगे? है ना, ये तो जुमला हो गया ना। करेक्ट। कि भाई सरकार एक तरफ बोल रही है कि तुम्हें ग्रो करा देंगे और खुद ही वहां इंडस्ट्री में आके बैठ गई है। अब ओएनडीसी में भी वो आ गए, ठीक है, ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर उसमें क्या एफिशिएंसी नहीं है, सरकार को वो काम करना नहीं आता, क्योंकि वो प्योर डिजिटल काम नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी। तो वहां अभी भी जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे आर यू सपोर्टिंग द गवर्नमेंट और आर यू कंपीटिंग विद द गवर्नमेंट? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का स्पेंड करोगे तो सीमेंट कंपनी गवर्नमेंट के साथ कंपीट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का खुद का कोई सीमेंट प्लांट नहीं है, गवर्नमेंट के खुद गवर्नमेंट रोड के ठेकेदार नहीं है, उसको ठेकेदार चाहिए, तो उधर वहां कंपनी की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। अब रेलवे है, रेलवे में अगर वैगन्स चाहिए तो गवर्नमेंट खुद नहीं बना रही, तगड़ वैगन्स बना रही है, तो गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे देगी। गवर्नमेंट खुद इस काम में नहीं है, पर टेक्नोलॉजी में तो गवर्नमेंट खुद घुस रही है ना एक एक पॉइंट पे, तो आप तो सीधा गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हो। और इसलिए पेटीएम का देख लो क्या बाजा बजाए, 2150 रुपए में मिला था शेयर, आज 500 रुपए चल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत सारी चीजें आज के पॉडकास्ट से मुझे पर्सनली सीखने मिली है। एक लास्ट सेशन की तरफ जाते हैं, रैपिड फायर राउंड थोड़ा रखते हैं, जिससे मुझे आपको और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। सर, आप कौन सी एक बुक रिकमेंड करना चाहोगे हर किसी इन्वेस्टर के लिए कि आपको ये तो रीड करनी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अब तक क्या रही है? मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अब तक मेरे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। ओके, अगर आप फिनेंस में नहीं होते तो आपके लिए कौन सा दूसरा करियर ऑप्शन आपने सोच के रखा था? अगर मैं फाइनेंस में नहीं होता तो मैं क्या करता? शायद मैं सिंगर होता, प्लेबैक सिंगर। कोशिश तो कर रहा था, मैंने सीखा भी था। तो अगर फाइनेंस में नहीं होता शायद उधर होता। एक ऐसे फाइनेंशियल मिथ जो आपको लग रहा है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में रहता है, वो मिथ को आप यहाँ पर बस्ट करना चाहोगे तो? कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बिल गेट्स कहते हैं यू हेविली ओवर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 1 ईयर, बट यू हेविली अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 10 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट में भी सेम है, 10 साल में जो आप कर सकते हो ना, वो 1 साल में आप सोच भी नहीं सकते। सुपर सुपर, अमेजिंग अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई एम वेरी श्योर आप सभी को भी बहुत सारी चीजें इसमें से सीखने मिली रहेगी। थैंक यू सो मच विरल भाई। और एक ही चीज है, बस लगे रहो, ये करियर है, इसको लॉन्ग टर्म चलाओ और जम के पैसा बनेगा और कंपाउंड होगा पैसा, पर थोड़ा शुरू में